गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारा जो ये टॉपिक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंदर हम आज जो एनएमआर है इसका बेसिक क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो जैसे कि नाम से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनएमआर। The full form of the NMR represents N means the nucleus, M means the magnetic field, R means resonance. So what's the nucleus here? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी जो हमारे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बेंजीन, एनीवन, क्लोरोमीथेन, आप कोई भी ले लें, सभी के अंदर जितने भी आपके एटम्स होंगे, हर एटम्स के अंदर आपके सेंट्रल पार्ट कौन होता है? न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ कौन आपके रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एटम के अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही। तो जितने भी हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को के हम एक स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे, और वो स्पेक्ट्रा हमारा यहाँ पे कौन सा होगा? एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम स्टडी करते हैं, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है फिर वो कैसा हो? न्यूक्लियस हमारा होना चाहिए स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस। जितने भी हमारे एटम हैं सभी का जो न्यूक्लियस है वो स्पिन एक्टिव नहीं होता। कुछ एक आपके जो एटम है उनका न्यूक्लियस आपका स्पिन एक्टिव होगा, किसी का स्पिन एक्टिव नहीं भी होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि which type of nucleus will be the spin active, or what are the conditions? How can we detect whether a nucleus is a spin active nucleus or the spin inactive nucleus? जो आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मस्ट कंडीशंस हैं। जैसे हमने लिखा था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो हमने आपको बता दिया जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उससे रिलेटेड होगा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम्स होंगे और एटम जो भी होगा उसका न्यूक्लियस स्पिन एक्टिव होगा, तभी हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखो आपको ये सैंपल ट्यूब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस सैंपल ट्यूब के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे हमारा कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट लिख रखा है मैग्नेटिक फील्ड। आपको यहाँ पे देखो मैग्नेट्स दिख रहे हैं, टू बिग मैग्नेट्स। तो जो सैंपल ट्यूब है उसको हम टू बिग मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं, और जो मैग्नेट्स हैं इनका जो इनर सरफेस है वो आपका कनकेव होना चाहिए टू मेंटेन द यूनिफॉर्म अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा, अभी आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी आनी चाहिए? यूनिफॉर्म अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियस है जो कि स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस होना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिखा कि जो स्पिन की वैल्यू है H11 जो प्रोटियम होता है उसके लिए वो कितनी होती है? बोलो +12। तो हमने ये कैसे डिटेक्ट किया? उससे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि हाउ विल यू डिफाइन द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। सो द न्यूक्लियाई विच हैव नॉन जीरो स्पिन, यानी ऐसी न्यूक्लियाई जिनकी स्पिन जीरो ना हो, वो चाहे 1, 2, 3 कुछ भी हो जाए, वो चाहे फ्रैक्शन में हो जाए, हाफ, 3/2, 5/2, वो कोई भी हो सकती है। तो ऑल सच न्यूक्लियाई विच हैव नॉन जीरो स्पिन और कॉल्ड स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट आर द रूल्स टू डिटरमाइन द नेट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई। तो उसके लिए जो सबसे पहला रूल है वो हमें क्या देखना होता है कि इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोथ आर इवन, अगर दोनों नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन है अगर दोनों के दोनों बोलो क्या हो? आपके इवन हो, तो फिर वो जो न्यूक्लियाई है वो आपकी स्पिन एक्टिव नहीं होगी। वो कैसी नहीं होगी? बोलो स्पिन एक्टिव, वो स्पिन इनएक्टिव होगी। जैसे आप एग्जाम्पल में देखें, देखो कार्बन 612, तो आपके इसमें बोलो क्या हो गए? प्रोटॉन 6, और न्यूट्रॉन भी बोलो कितने हो गए? 12 - 6 = 6, बोथ आर इवन। आप ऑक्सीजन में देखें, बोलो कितने हैं प्रोटॉन्स? 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। आपके न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 16 - 8 = 8, एंड सो ऑन। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इवन हो, देन द न्यूक्लियाई विल बी द स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई, क्योंकि उसके अंदर कोई नेट स्पिन नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो सम है वो आपका ओड हो, तो जो स्पिन की वैल्यू होगी वो आपकी फ्रैक्शन में होगी, 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो आप देखें यहाँ पे एग्जांपल, जैसे हमने H11 देखे, H31 देखे, कार्बन 613 देखे, नाइट्रोजन 715 देखे। तो इन सभी के अंदर आपको देखो क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑड। मीन जो मास नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप क्या कहते हैं? मास नंबर। मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, दैट द मास नंबर। तो मास नंबर आप किसी में भी देख लीजिए, देखो ओड है, यहाँ पे H11 1 है,
H13 में 3 है, कार्बन 613 में 3 है, नाइट्रोजन 715 में 15 है, क्लोरीन 19 में 19 है। मीन्स वो ओड हो तो हमेशा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होगी वो, और उनकी स्पिन की वैल्यू क्या होगी आपकी फ्रैक्शन के अंदर होगी। कई बार आपके 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप ये सारी वैल्यू याद रख लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 3, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोथ आर ओड। तो आप नीचे एग्जांपल देखिए, जैसे नाइट्रोजन 740, देखो यहाँ पे इसमें प्रोटॉन्स बोलो कितने हैं 7, एटॉमिक नंबर क्योंकि 7 है। न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों क्या हो गए ऑड। तो ये भी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होगी, लेकिन यहाँ पे जो स्पिन की जो वैल्यू होगी वो बोलो किस में होगी, वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, वो सिंपल इंटीग्रल वैल्यू होगी 1 2 3 एंड सो ऑन स्टेप से। तो आपने ये रूल्स देखे टू डिटरमाइन द नेट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई। तो एनएमआर में आपने देखा क्या क्या बातें होती है 3, एन का मतलब न्यूक्लियस, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और आर का मतलब रेजोनेंस, जो प्रोसेस अभी हम आगे आपको बताएंगे। और न्यूक्लियस कैसा हो, स्पिन एक्टिव हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। न्यूक्लियस मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पे रखेंगे, एक सैंपल ट्यूब के अंदर, देखो जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। और इस सैंपल ट्यूब को आप कहाँ पे प्लेस करेंगे, द सैंपल ट्यूब शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन द टू मैग्नेट्स गिविंग द यूनिफॉर्म अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि जो हमारी ये न्यूक्लियाई है, अगर हम देखो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी इन मैग्नेट के अंदर से। वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसको अफेक्ट करेंगी, किसके साथ इंटरेक्ट करेंगी, वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ करेंगी, जो कि इस सैंपल ट्यूब के अंदर हमने ले रखा है। तो अब क्या होगा, अगर ये यूनिफॉर्म अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ना होती, अगर ये एब्सेंट होती तो क्या होता, अगर ये अकेली सैंपल ट्यूब होती तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारी जो न्यूक्लियाई होती है, देखो उनकी रिप्रेजेंटेशन है ये। कोई आपसे पूछे हाउ विल यू रिप्रेजेंट ए स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, देखो ये सर्कल लगा के और उसके अंदर हम ये एरो लगा देते हैं, तो ये दैट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूक्लियाई। और जब आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो उस वक्त क्या होगा, देखो दो बातें क्लियर है यहाँ पे। जब कभी भी कोई आपके पास कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, वो जब भी जितनी भी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होंगी सभी की एनर्जी सेम होगी। देखो आप इस डायग्राम में देखें, देखो एनर्जी की लाइन लगा रखी है, ऑल आर प्रेजेंट ऑन द सेम एनर्जी स्टेट, सभी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की एनर्जी सेम है। लेकिन क्या डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है ओरिएंटेशन। क्या डिफरेंट है बोलो, इनका ओरिएंटेशन, सभी का ओरिएंटेशन तो सेम नहीं है। तो द न्यूक्लियाई when the nuclei are present in the absence of strong applied magnetic field, then they will have the same energy but different orientation। उनका orientation बोलो क्या होगा, different होगा। they are present randomly, वो randomly present होंगे, random way में present होंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what is the behavior of the nuclei in the absence of the strong magnetic field। next आपसे पूछा जाएगा कि what is the behavior of the nuclei in presence of the strong magnetic field। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें, आप कितने भी कंपाउंड क्यों ना हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे आप इथेन ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन से कौन अटैच है, आपके हाइड्रोजन अटैच है। आपका जो ये चैप्टर है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर का नाम तो NMR है, न्यूक्लियस, लेकिन जो ब्रॉडली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो सिर्फ हम हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करेंगे, H11 के बारे में स्टडी करेंगे, इसलिए इसको PMR भी कह देते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो भी जो हमारी न्यूक्लियाई है जो कि स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, क्योंकि H11 वाली न्यूक्लियाई स्पिन एक्टिव है, इसकी स्पिन कितनी होती है, देखो 1/2। तो ये जो न्यूक्लियाई होती हैं, इन सभी न्यूक्लियाई में आपने देखा होगा, जो ये न्यूक्लियाई होती हैं ये अपने एक्सिस के ऊपर क्या करती रहती है बोलो, दे विल मूव। और जो न्यूक्लियाई होती हैं, हर एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी रिवोल्व करते रहते हैं अपने एक्सिस के ऊपर भी और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी। और जब वो रिवोल्व करते हैं अपने एक्सिस के ऊपर भी, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, वो खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड अब प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्वेश्चन ये उठता है कि इसको सेकेंडरी वर्ड क्यों यूज किया गया, वो इसलिए यूज किया गया ये वर्ड कि आप ध्यान से देखें, इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तो किसकी वजह से आएगी, किसका नाम दिया जाएगा प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड, वो होगी आपकी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये मैग्नेट्स हैं। देखो इन मैग्नेट्स के बीच में जो ये सैंपल रख रखा है, तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो आएंगी, तो उन आने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को तो हम कहेंगे प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये हमारा सैंपल कंपाउंड होगा जो हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे, सैंपल ट्यूब के अंदर लेंगे, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हमारी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होंगी, उन स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन
क्या प्रोड्यूस करते हैं, खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं उसे, या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया यहाँ से। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा अगला पॉइंट कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियर इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देखो जब हम अभी आपने देखा, देखो इस डायग्राम में आप नीचे देखें, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की थी तो क्या था, ऑल न्यूक्लियर हैव द सेम एनर्जी बट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, बट वी अप्लाई द व्हेन वी अप्लाई द क्या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ पे एनर्जी दिखा रखी है, देखो ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रही है, व्हेन देयर इज नो फील्ड, नो फील्ड का डायग्राम तो आपने देख लिया कि सेम एनर्जी है सभी न्यूक्लियाई की, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की। लेकिन जब हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देखो अप्लाई की, देखो अप्लाई की, तो देखो क्या हो गया, दे गेट डिवाइडेड इन डिफरेंट स्टेट। देखो यहाँ पे तो दो ही स्टेट बनी है, तो ये दो क्यों बनी है, इसके लिए भी एक रूल है यहाँ पे, अभी हम बताएंगे, एक फॉर्मूला है यहाँ पे। फॉर्मूला है 2i+1। फॉर्मूला बोलो क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मूला हमारा होगा 2i+1, कि जब हम स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को हमने ये मैग्नेट्स के बीच में इसको रख दिया तो क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि these nuclei get split in different states. These nuclei get split in different state on the basis of the formula 2i+1। जैसे कि H11 के लिए जो स्पिन की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो आप i की वैल्यू क्या पुट कर दे, देखो यहाँ पे i की वैल्यू पुट कर दे 1/2। जब आप i की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। तो देखो 2 पॉसिबल स्टेट्स बन गई, 2 एनर्जी स्टेट्स बन गई। तो देखो ये दो स्टेट में डिवाइड हो गया ना, एक लो एनर्जी स्टेट, एक हाई एनर्जी स्टेट, एक लो एनर्जी स्टेट और एक हाई एनर्जी स्टेट। ठीक हो गया। तो लेकिन लो एनर्जी और हाई एनर्जी स्टेट के बीच में देखो एनर्जी का डिफरेंस भी दिख रहा है, देखो गैप है यहाँ पे, तो दोनों स्टेट के बीच में ये गैप किस पे डिपेंड करता है, देखो पहले कोई गैप नहीं था, पहले सारी की सारी न्यूक्लियाई एक ही एनर्जी के ऊपर थी, सभी की एनर्जी स्टेट एक ही थी। लेकिन जैसे हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इनके ये स्प्लिट हो गई दो एनर्जी स्टेट में। तो ये जो दो एनर्जी स्टेट में स्प्लिट हुई है, इनकी जो स्प्लिटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, आपसे मान लीजिए पूछ ले, तो आप क्या जवाब देंगे, the energy gap in between the two energy state, the low energy and the high energy state, depend upon the magnitude of the applied magnetic field। देखो अपने लो मैग्नेटिक फील्ड देखो इस डायग्राम से दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो देखो इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या हुआ, जो इनके बीच का जो गैप है लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट का गैप क्या होता जा रहा है, बोलो इंक्रीज होता जा रहा है। तो जब भी हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाता है बोलो, पहली चीज द एनर्जी लेवल जो इसके हैं वो सेम नहीं रहते, दे गेट स्प्लिट इन द डिफरेंट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला 2i+1। इन केस ऑफ H11 दे गेट स्प्लिट इन टू स्टेट्स, लो एनर्जी एंड द हाई एनर्जी स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि इनके बीच का जो गैप है वो किस पे डिपेंड करता है, देखो पॉइंट नंबर 2, द गैप बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे गैप उतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। देखो जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रही है ना, यहाँ पे जो मैग्नेट्स आपको दिख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को आप कितना आने देंगे, यहाँ पे सैंपल ट्यूब के ऊपर कितना इंटरेक्ट करने देंगे, ये सब कुछ आपके हाथ में ही होता है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो आपके डिफरेंट स्क्रूज लगे होते हैं उनके बेसिस के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो मीन्स इनके बीच का जो गैप है इन दोनों के बीच का वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी, डिपेंड कि आप कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आपने क्या देखा कि जब भी आप न्यूक्लियाई को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है कि जो आपकी एक एनर्जी स्टेट में थी सारी की सारी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई वो एक एनर्जी स्टेट में नहीं रहेंगी, उनकी डिफरेंट एनर्जी हो जाएगी। लेकिन साथ के साथ अब इस डायग्राम में देखें, जो पॉपुलेशन है, जो नंबर है, जो संख्या है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की, वो कहाँ पे ज्यादा होगी, वो आपकी लो एनर्जी स्टेट में ज्यादा होगी, क्योंकि हर चीज यूनिवर्स में स्टेबल होना चाहता है। तो लो एनर्जी स्टेट में जो पॉपुलेशन है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की वो ज्यादा है। और इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डाउन आपकी नीचे से ऊपर तक इनका ओरिएंटेशन दिखाएंगे, और रिवर्स डायरेक्शन में किसका दिखाएंगे, जो लो एनर्जी स्टेट है उनका। तो आपने देखा पॉपुलेशन जो है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की ग्राउंड स्टेट में ज्यादा है और एक्साइटेड स्टेट में क्या है बोलो, कम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना होता है, ये फॉर्मूला है आपका कि μh0, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, डेल्टा ई ऑलवेज इक्वल टू μh0 डिवाइडेड बाय आई। म्यू तो क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। एच नोट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मैग्नेट्स हैं इनके अंदर से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, स्पिन। आई की वैल्यू एच के लिए क्या होती है, 1/2। तो 1/2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 2 पर चला जाएगा, तो क्या बन गया बोलो, जो हमने यहाँ पे लिखा है डेल्टा ई इज इक्वल टू 2 μh0। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना चाहिए, आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अब ये आ जाता है कि जो अभी हमने आपको बताया कि जो आपकी स्पिन एक्टिव जो न्यूक्लियाई होती हैं
ये क्या करती हैं, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम के अंदर, देखो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है ना, ये एरो देखो नीचे से ऊपर की तरफ, ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आप हमेशा ध्यान रखें, ये कन्वेंशन है, हिदायत है, ये हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि हम पेपर के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है नीचे से लेके ऊपर तक जो हम एरो लगाते हैं। देखो ये हमने एरो कहां से लगाया, फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड डायरेक्शन। देखो ये डॉट 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 करके ऊपर की तरफ जो एरो लगाया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बोलो? ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का देखो ये एक्सिस हो गया, देखो नीचे से ऊपर तक, और बीच में ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? देखो रास्ते में आपकी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई आ गई। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई देखो जो आपकी आपकी क्या कर रही है बोलो? रोटेट कर रही है ऑन देयर ओन एक्सिस। जब ये रोटेट करती है तो किस करेगी? ये आपका एक्सिस बन गया। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसको ये एज ए एक्सिस ट्रीट करता है, और इसी एक्सिस के ऊपर ये प्रेसेस करता है। क्या करता है बोलो? प्रेसेस करता है, और ये रोटेट करता है इस टाइप से, जैसे देखो ये दिखा रखा है ऐसे, ये यहाँ से इस टाइप से गया, तो इस टाइप से प्रेसेस करता रहता है। तो द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई जिस एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, वो एक्सिस किसका होता है? वो होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का। तो इट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई इज ऑलवेज द एक्सिस ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाता है जो फ्रीक्वेंसी, किस रफ्तार से, फ्रीक्वेंसी का मतलब रफ्तार से, किस रफ्तार से स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई इस एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है बोलो? मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। उसकी जो रफ्तार है उसको हम बोलते हैं उसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बोलो? उसकी लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन of spinning spin active nuclei is called the Larmor frequency। देखो ये बिल्कुल इसी स्टेट में यहीं पे खड़े खड़े तो ऐसे नहीं घूम रही। तो देखो कुछ एक्सिस, देखो ये एंगल, देखो ये जो बीच में एंगल आ गया, ये एंगल भी है, किसी एंगल से रोटेट कर रही है। तो जो एनर्जी है इसकी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की, जो प्रेसिसिंग स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? E is equal to माइनस में गामा b cos थीटा। थीटा इज द एंगल। देखो जो ये एंगल है इसके बीच के, दोनों के बीच में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस है उसके बीच, और जो रोटेट कर रहा है इसके बीच। तो ये आपने देखा कि और यहाँ से आपसे क्वेश्चन एक ही पूछा जा सकता है कि पहली बात कि जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है वो किसके अराउंड रोटेट करती है? तो आप उसका जवाब दे देंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस है उसके अराउंड वो क्या करती है? रोटेट। सेकंड पॉइंट, डिफाइन लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो आप बता देते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसेशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द लार्मर फ्रीक्वेंसी। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट अब हमारा ये आ जाता है कि जैसे आपने डायग्राम में जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपने अभी तक सीखा कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें एन का मतलब क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा हो? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस। जैसे एग्जांपल हमारे सिलेबस में जो है, जो हम पढ़ेंगे पीएमआर, वो H11 ही है, जिसकी स्पिन की वैल्यू क्या होती है? +12। ये हमने याद कर लिया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो? यूनिफॉर्म अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? जैसे यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये रेंडमली ओरिएंटेड थी जब कोई भी फील्ड नहीं थी। जब हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो क्या हुआ? ये स्प्लिट हो गई डिफरेंट स्टेट में। कौन से फार्मूले से? 2i+1। तो i की वैल्यू क्या पुट की हमने? 1/2 इन केस ऑफ h। और ये दो स्टेट में आपकी स्प्लिट हो गई। अब इन दो स्टेट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, ग्राउंड स्टेट है, देखो एक एक्साइटेड स्टेट है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि ये जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है जो ग्राउंड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाए? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में तभी जाती हैं। अगला जो सोर्स है, देखो आप इस डायग्राम में देखें, वो है देखो आरएफ जो लिख रखा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस वाला जो स्विच है वो हम ऑन कर देते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हम इनके ऊपर डालते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस कितनी डालें? तो उसका जो मैग्नीट्यूड है बढ़ाना वो हमारे हाथ में है। तो जैसे ही जो गैप है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो हम डाल रहे हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाए? डेल्टा ई के इक्वल। तो इतनी एनर्जी आते ही साथ कौन सी एनर्जी आएगी? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। इतनी एनर्जी आते ही साथ ये जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई जो ग्राउंड स्टेट में, दे विल एब्जॉर्ब द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, बोलो कितना? डेल्टा ई। दे गेट एक्साइटेड, दे विल गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट। और इसी प्रोसेस को आप कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं बोलो इसको? रेजोनेंस। क्लियर हो गया इतना? तो जो रेजोनेंस क्या है? इट इज ए ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की, कहां से कहां पे? ग्राउंड स्टेट से बोलो कहां पे? एक्साइटेड स्टेट में। तो ये रेजोनेंस कहलाती है। तो अभी आपने देखा था मैं एनएमआर की फुल फॉर्म क्या है? इनका मतलब न्यूक्लियस, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस ही होना चाहिए। एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जरूर होनी चाहिए, यूनिफॉर्म अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी आपके जो इतनी भी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई वो सेम एनर्जी में रहेंगी, वो दो स्टेट में स्प्लिट नहीं होंगी, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट नहीं बनेगी। क्योंकि जब तक ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट नहीं बनेगी तो जो आपकी न्यूक्लियाई है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएंगी, कैसे मूव करेंगी?
तो जब तक ये जाएंगी नहीं तो ये प्रोसेस कैसे बनेगी, जिसे रेजोनेंस कहते हैं। क्योंकि रेजोनेंस कैसी प्रोसेस है, ये ट्रांजिशन होना, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होना ही रेजोनेंस कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन कब हुई। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग बन गई एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होने के लिए देखो मस्ट कंडीशन क्या है, वही जो अभी तक हम सीखते आए। The first condition is that there must be a spin active nuclei. What is the second condition? There is the condition that there should be the uniform applied magnetic field. क्योंकि magnetic field ही तो दो स्टेट आपकी जनरेट करेगी, एक ग्राउंड एक एक्साइटेड स्टेट। What is the third condition? We must have a source of radio frequency radiation. क्योंकि तीनों चीजें जब होंगी तभी तो आपकी जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या कर जाएंगी, बोलो एक्साइट कर जाएंगी। तो द एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई means the transference of the energy from radio frequency radiation to the spin active nuclei in presence of applied magnetic field। ये कब होगा? अब ये सिर्फ तभी हो सकता है कि देखो कोई भी चीज कहां से कहां पे मूव करती है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। आपकी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई क्यों जा रही है आपकी लो ग्राउंड स्टेट से हायर? क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जो अमाउंट है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की, वो कहां पे ज्यादा है, ग्राउंड स्टेट में ज्यादा है, एक्साइटेड स्टेट में कम है, इसीलिए इनकी एक्साइटेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन गया, जो अभी तक हमने देखा कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन कब होगा। एनर्जी एब्जॉर्प्शन होने के लिए पहली बात स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हो, दूसरी बात यूनिफॉर्म अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो, तभी ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट बनेगी। उसके बाद सोर्स ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन हो, लेकिन वो सोर्स ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी जो रेडिएशन है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई उसको कब करेंगे एब्जॉर्ब, वो तभी करेंगी व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई मस्ट बी हायर, मस्ट बी मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ द न्यूक्लियाई इन द एक्साइटेड स्टेट। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा है पॉपुलेशन आपकी ग्राउंड स्टेट के अंदर, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई ज्यादा है। क्लियर हो गया? अगर ये सारी बातें हैं तभी आपकी जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है वो एनर्जी को क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब, और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चली जाएंगी और आपकी कौन सी प्रोसेस चल जाएगी, रेजोनेंस। क्लियर हो गया इतना? और ये एनर्जी फिक्स है, ऐसा नहीं कि कितनी भी एनर्जी आप डाल दें। एनर्जी कितनी आनी चाहिए, नेक्स्ट डेल्टा ई, ये गैप जितनी एनर्जी आनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे इसके ऊपर क्या करेंगे, फोल करेंगे। आपके देखो जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसी जो सोर्स है वहां से जो आपकी एनर्जी आएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो नेक्स्ट देखा आपने एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के द्वारा कब होता है। तो ये सारे पॉइंट आप एग्जाम में लिख सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि व्हाट इज रेजोनेंस। जैसे अभी हमने देखा वही सेम कंडीशन जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन की थी वही रेजोनेंस की है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो एक्साइटेशन होगा न्यूक्लियाई का ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और तभी तो प्रोसेस कहलाएगी रेजोनेंस। सो व्हाट्स द रेजोनेंस? द प्रोसेस इन विच द ट्रांजिशन ऑफ, बोलो किसका ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई कहां से कहां पे, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट टेक्स प्लेस। लेकिन कब? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। लेकिन एब्जॉर्प्शन कब होता है, व्हेन देयर इज द कोरेस्पोंडेंस। कोरेस्पोंडेंस का मतलब मैचिंग होनी चाहिए, किसके बीच में मैचिंग होनी चाहिए, when there is a correspondence in between the frequency of incoming radio frequency radiations and the medium। medium means जो ये ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के बीच में एनर्जी का गैप है, ये तो है मीडियम। और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन आएंगी वो आएंगी बाहर से, वो कितनी आएगी, वो डेल्टा ई के इक्वल, इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी इज कॉल्ड रेजोनेंस। उसे आप क्या कह देते हैं, उसे रेजोनेंस कह देते हैं। अभी जो ये बातें अभी आपने रेजोनेंस में लिखी, अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। देखो जो डेफिनेशन रेजोनेंस की है ना, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जहां पे हमने लिख रखा था ना द प्रोसेस, यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे, जब हम एनएमआर का प्रिंसिपल लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स, देखो आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखो प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर के इट इन्वॉल्व्स, आगे वही डेफिनेशन हमें सेम लिखनी होती है जो रेजोनेंस की लिखी थी, तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा आपके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी? इट इन्वॉल्व्स, बोलो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसके अंदर क्या होता है, ये सारी बातें हमें इकट्ठी करके लिख देनी है। तो इट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द, बोलो कहां पे, टू द एक्साइटेड स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस। आरएफ का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी। when there is the correspondence, correspondence का मैंने पहले बताया था, मैच करना, मैच हो जाना। when there is a correspondence between the frequency of incoming radio frequency radiations and that of the medium in presence of applied magnetic field। तो ये आपका प्रिंसिपल बन गया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो क्लियर हो गया? तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अब जो फुल फॉर्म थी वो अब आपको समझ में आ गई होगी। एनएमआर मींस, एन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस स्पिन एक्टिव हो, और स्पिन एक्टिव की क्या क्या कंडीशन है वो हमने आपको पीछे डिस्कस की थी हमने। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसका रीजन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड होनी जरूरी, आपने देखा इसके बिना जो आपकी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं जाएंगी।
उसके बाद एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियाई वो रेजोनेंस हो गई। और जब रेजोनेंस होता है, जब आपकी न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती हैं, तो उसी दौरान क्या होता है, हमें सिग्नल मिल जाता है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें क्या दिखाई देगा बोलो? जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था, देखो ये लिख रखा है, देखो आगे देखो, ये हमें जो दिख रहा है आपको यहाँ पे मॉनिटर, इस मॉनिटर के अंदर देखो आपको दिख रहे हैं ना कोई सिग्नल आ गए। ये सिग्नल कब आए? ये सारा सब कुछ जब एक्साइटेशन हुई है, जब रेजोनेंस प्रोसेस चली है। तो जब रेजोनेंस की प्रोसेस चलती है तो उसके बाद हमें क्या मिल जाता है बोलो? सिग्नल मिल जाते हैं। क्या मिल जाएंगे हमें? सिग्नल। हो गया क्लियर? तो यानी सिग्नल हमें कब मिलेगा? सिग्नल मिलने के लिए हमारे पास एक स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हो, और वो भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स के बीच में रखा हो, तभी दो स्टेट बनेंगी। और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का भी होना जरूरी है, और वो भी रिक्वायरमेंट अमाउंट के अंदर ही आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आनी चाहिए, और तभी एक्साइटेशन होगा। और साथ के साथ जो पॉपुलेशन है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की, देखो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट, तभी एक्साइटेशन होगा न्यूक्लियाई का, और तभी हमें सिग्नल मिलेगा एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्पिन हमारी जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्या इसके दौरान हमारा जो कंपाउंड हमने सैंपल ट्यूब के अंदर जो कंपाउंड लिया वो डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गया? हमारा जो सैंपल है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। इट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। तो एनर्जी एसोसिएटेड इन द एनएमआर टेक्निक, दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, आर इनकेपेबल ऑफ ब्रेकिंग द वीक कोवेलेंट बॉन्ड। सो एनएमआर इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। बोलो ये कैसी टेक्निक है? इट इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके अंदर हम एक टाइम के ऊपर एक ही टाइप के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। ये हम आगे फर्दर इसी चैप्टर में आपको समझाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये आ जाता है कि ऐसा अभी आपने देखा कि जब अगर सारी की सारी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चली जाएंगी, तो जो पॉपुलेशन है वो तो आपने देखा कि सिग्नल तो आना बंद हो जाएगा, फिर तो आपकी पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट में कम हो जाएगी। तो क्या हो? तो हम आपको ये बता रहे हैं कि रेजोनेंस जो प्रोसेस होती है उसके साथ साथ एक प्रोसेस और हमेशा साथ के साथ चलती है, उस प्रोसेस को आप कहते हैं रिलैक्सेशन। क्या कहेंगे उस प्रोसेस को हम? रिलैक्सेशन। मींस जो भी आपकी न्यूक्लियाई स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में चली गई हैं, वहां पे जाते ही वो साथ ही साथ सिग्नल आता है और वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाती हैं। तो जो एक्साइटेड स्टेट से स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट में आना ही रिलैक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? रिलैक्सेशन। और जब ये दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएंगी तो क्या करेंगी? एनर्जी को रिलीज करेंगी। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाती है बोलो? रिलैक्सेशन। तो व्हाट इज द रिलैक्सेशन? द प्रोसेस इन विच द एक्साइटेड न्यूक्लियाई गेट डीएक्टिवेट from the higher energy state to the lower energy state by losing the energy without emission of radiation। कोई रेडिएशन इमिट नहीं होती, इसको बोलो क्या? रिलैक्सेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि रिलैक्सेशन कैसे हो, किस तरह से हो। आपकी जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई चली गई है, जिसके अंदर अपनी ज्यादा एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी किसको दे? तो बेसिक सी बात है कि जब भी जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो न्यूक्लियाई है, एक आपकी सैंपल ट्यूब ही तो थी। सैंपल ट्यूब के अंदर क्या था? एक तो आपका ऑर्गेनिक सैंपल है, और ऑर्गेनिक सैंपल आपने किसी आपके सॉल्वेंट के अंदर आपने डिसोल्व भी कर रखा है। तो जो सॉल्वेंट जिसके अंदर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लीजिए सॉलिड था, जिसके अंदर आपने वो डिसोल्व किया है, वो सॉल्वेंट आपका मीडियम हो गया। तो जो आपकी एक्साइटेड स्टेट में जो न्यूक्लियाई है, वो अपनी एनर्जी जब वो दोबारा आएंगी ग्राउंड स्टेट में, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसको जाएगी? कौन करेगा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब? तो दो ही आपके पॉसिबिलिटी है उसमें, या तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे मीडियम। कौन करे बोलो? मीडियम मींस लैटिस। या कौन करे? आपकी कुछ आपकी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई ऐसी भी तो हैं जो अभी ग्राउंड स्टेट के अंदर हैं, तो उस रिलीज एनर्जी को वो ग्राउंड स्टेट वाली स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई क्या कर लेंगी बोलो? एब्जॉर्ब। तो मींस जो एक्साइटेड न्यूक्लियाई है वो नीचे आ जाएंगी, और जो ग्राउंड स्टेट के अंदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई थी वो दोबारा ऊपर चली जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस है साइमल्टेनियस चलती है। जब कभी भी रेजोनेंस की प्रोसेस चलेगी तो अकेली रेजोनेंस नहीं चलती। तो जब कभी भी आपकी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है, जो रेजोनेंस प्रोसेस होती है, उसके साथ के साथ रिलैक्सेशन प्रोसेस भी जरूर चलती है। तभी तो आपकी जो पॉपुलेशन है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की, वो ग्राउंड स्टेट के अंदर हमेशा ही एक्सेस रहती है, और हमारी रेजोनेंस की जो प्रोसेस है वो भी साथ के साथ चलती रहेगी, और हमें स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। तो जो दो टाइप की रिलैक्सेशन यहाँ पे हो सकती है, बोलो कौन सी? नंबर वन स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, और अदर वन इज द स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। स्पिन लैटिस तो कौन सी है कि जो एक्सेस ऑफ जो एनर्जी है, जो एक्साइटेड न्यूक्लियाई है, वो किसके साथ इंटरेक्ट करें? विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, विद द लैटिस मीन जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसोल्व किया है, उसको अपनी एक्सेस एनर्जी आपका क्या कर देगा? उसको दे देगा, और वो खुद एक्साइटेड न्यूक्लियाई आपकी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। इसमें क्या होगा? जो एक्साइटेड न्यूक्लियाई हैं वो अपनी एक्सेस एनर्जी किसको दे देंगी? जो
आपकी दूसरी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जो अभी तक ग्राउंड स्टेट के अंदर हैं, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो खुद एक्साइटेड स्टेट में चली जाएंगी, और एक्साइटेड न्यूक्लियाई कहाँ पे आ जाएंगी, ग्राउंड स्टेट में। तो इस टाइप से रिलैक्सेशन प्रोसेस चल जाती है। तो अभी आपने देखा रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या है और ये क्यों चलनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगी तो आपकी स्पिन एक्टिव जो न्यूक्लियाई है उनकी पॉपुलेशन आपकी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाएगी, और फर्दर जो हमारी एनएमआर जो स्पेक्ट्रा आना चाहिए, जो ग्राफ के अंदर हमें सिग्नल मिलना चाहिए, वो सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। इट मींस ये प्रोसेस साथ के साथ अपने आप ही चलनी होती है और ये चलती है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम। मींस जो आपकी न्यूक्लियाई थी जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गई, उन्होंने एक्साइटेड स्टेट में कितना टाइम पे किया, कितनी देर तक वो रुकी, उनका जो समय होता है वो बहुत ही कम होता है। वो जाते और वापस आ जाती है, लेकिन वो जाके वापस कब आए, अभी मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि एक्साइटेड न्यूक्लियाई एकदम नीचे आ जाएंगी। वो वापस तभी आएंगी जब वो अपनी एक्सेस एनर्जी किसी को दे पाए। तो अपनी एक्सेस एनर्जी किसको दे, अभी आपको बताया था, या तो मीडियम को देंगे, या जो बची हुई अभी ग्राउंड स्टेट के अंदर आपकी न्यूक्लियाई उसको देंगे, या कोई और इंप्योरिटी है तो उसको देंगे। मींस अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन। सो द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियाई इन द हाई एनर्जी स्टेट और द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब रिलैक्सेशन टाइम से हमें क्या हासिल होगा, हम क्या देख पाएंगे, जो आपका सिग्नल हमें मिलता है ना, उस सिग्नल जो है वो ब्रॉड है या नहीं है, तो वो डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। देखो कैसे, द इफेक्ट ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम ऑन द विड्थ ऑफ दिस सिग्नल, सिग्नल की विड्थ कैसी है। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो विड्थ ऑफ द सिग्नल को अफेक्ट करता है बाय दैट फार्मूला, जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, जो आपकी रिलैक्सेशन जो टाइम है, देखो जो टी लिखा है यहाँ पे, जो डेल्टा न्यू लिखा है, ये विड्थ ऑफ द सिग्नल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा, विड्थ उतनी ही ज्यादा होगी। विड्थ क्या होगी बोलो, उसकी उतनी ही ज्यादा। मींस रिलैक्सेशन टाइम बहुत ही फास्ट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा सिग्नल बिल्कुल ब्रॉड आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि हमारा कब सिग्नल ब्रॉड आएगा और कब शार्प आएगा। तो मींस इफ रिलैक्सेशन प्रोसेस इज टू फास्ट, अगर वो बहुत ही ज्यादा होगी तो लाइन विड्थ इंक्रीजेस, मींस ब्रॉडनिंग ऑफ द सिग्नल टेक्स प्लेस। तो ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो किसको अफेक्ट करता है, वो विड्थ ऑफ द सिग्नल को अफेक्ट करता है, किस फार्मूले से करता है, और ये कैसे अफेक्ट करता है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विड्थ ऑफ द सिग्नल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन ऑफ टाइम के। मींस रिलैक्सेशन रेट जितना फास्ट होगा, विड्थ ऑफ द सिग्नल उतनी ही ज्यादा होगी एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है हमारा लास्ट के, जो ब्रॉडनिंग ऑफ द सिग्नल कब होती है। ब्रॉडनिंग ऑफ द सिग्नल, जैसे अभी हमने बताया कि सिग्नल ब्रॉड कब आएगा, वो तभी आएगा जब रिलैक्सेशन प्रोसेस फास्ट होगी। रिलैक्सेशन प्रोसेस फास्ट कब होगी, वो फास्ट तभी होगी जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई वो अपनी एनर्जी जल्दी से जल्दी किसी को दे दे। जल्दी से जल्दी वो कब दे पाएंगे, वो जल्दी से जल्दी तभी दे पाते हैं जब ये दो कंडीशन है। देखो आपके सामने, पहली बात, जब आपका जो सैंपल है, सैंपल ट्यूब जो है जिसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रखा है, उसके अंदर कोई पैरामैग्नेटिक इंप्यूरिटीज होंगी। पैरामैग्नेटिक इंप्यूरिटीज होंगी तो जल्दी से जल्दी जो आपकी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है वो अपनी एनर्जी उसके साथ क्या कर पाएगा, एक्सचेंज। सेकंड, अगर आपका जो सैंपल है वो आपने ज्यादा सॉलिड ले लिया है या ज्यादा विस्कस है, तो क्या होगा, जो आपकी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई दूसरे स्पीसी के ज्यादा नजदीक है, तो जल्दी जल्दी उनके अंदर स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन हो जाएगा और आपका सिग्नल की ब्रॉडनिंग हो जाएगी। तो टाइम ऑफ जो रिलैक्सेशन है वो कम कैसे होता है, मींस ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल कैसे होती है, वो ये दो कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। पहली, इफ देयर इज ए पैरामैग्नेटिक इंप्योरिटी इन द सैंपल। सेकंड, इफ योर सैंपल इज सॉलिड और द विस्कस वन। आपने जो सॉल्यूशन बनाया है आपके कंपाउंड का सॉल्वेंट में डाल के, अगर आपने वो ज्यादा गाढ़ा बना लिया है तो उस टाइम पे जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है वो काफी फास्ट होगी और आपका सिग्नल ब्रॉड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि हम कैसे रोके ब्रॉडनिंग को, इससे रिवर्स काम करना पड़ेगा। सो टू गेट द शार्प सिग्नल ऑलवेज अवॉइड द पैरामैग्नेटिक इंप्योरिटीज इन द सैंपल। और सेकंड, आप जो सॉल्यूशन जो बनाए वो थोड़ा डाइल्यूट बनाए, आपके सॉलिड ना लें, उसको किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करें, सैंपल ट्यूब में लेते हैं जब आप, और उसका ज्यादा विस्कस आपका लिक्विड ना लें सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो रिलैक्सेशन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगी। और रिलैक्सेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आपका सिग्नल भी ज्यादा ब्रॉड नहीं आएगा। तो ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए थी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो यहाँ तक अभी आपने अपने इस चैप्टर के अंदर क्या सीखा, आपने सीखा कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, कब वो एप्लीकेबल होती है, कब हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। तो इन सारी बातों को आप बहुत अच्छे से सीख पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।